साथियों, जैसा कि आप सबको पता है फरवरी यानी 12 फरवरी के आसपास बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम यानी 10th बोर्ड में जो भी सिलेबस की आपकी चीज़ें हैं, उनको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि कितने नंबर से कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो क्षितिज आपकी एक पाठ्य पुस्तक है, उनसे 33 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक कृतिका है, उससे 11 नंबर के, और एक अपठित गद्यांश 6 नंबर का आएगा, और एक अपठित गद्यांश भी 6 नंबर का आएगा। इसके अलावा एक निबंध आएगा। क्या आएगा? एक निबंध आएगा आधुनिक विषय पर, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, साइबर क्राइम हो गया, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता मरुस्थलीकरण, अरावली बचाओ, कुछ भी विषय हो सकता है। इस पे एक 6 नंबर का निबंध आएगा। एक पत्र लेखन आएगा 4 नंबर का। एक संक्षिप्तीकरण और पलवन आएगा 4 नंबर का। एक विकारी और अविकारी शब्द 4 नंबर का इनका क्वेश्चन है। उपसर्ग और प्रत्यय का 2 नंबर का है। संधि व समास का 2 नंबर का क्वेश्चन है। मुहावरे और लोकोक्ति इनका भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन पूरे सिलेबस का जो मैंने अभी आपको बताया, पूरे सिलेबस का मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और हो सकता है 2-3 टुकड़ों में ये वीडियो बने, और जैसे भी होगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज हम आरो आपकी किताब है, आरो क्या, इसका क्या नाम है, क्षितिज। क्षितिज भाग 2 है ना, उससे हम शुरू करने चाह रहे हैं आज। तो सबसे पहला पार्ट है आपके सूरदास, जो शायद आपको पता होगा। सूरदास का जन्म कब हुआ ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ हुआ ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे हमने ये सारी चीजें क्लास में अच्छे से देखी है, फिर भी देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 कब हुआ? 1478 में हुआ था। रुनकता या रेणुका एक जगह है, कौन सी? रुनकता या रेणुका। ठीक है, वहां पर हुआ था, और उनकी मृत्यु 1583 में हुई। मृत्यु कब हुई? 1583 में। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो कवि परिचय का क्वेश्चन आता है तो आपके ये पैराग्राफ काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। इतना ही पैराग्राफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको लिखना है, सीधा क्वेश्चन आ जाए सूरदास का लेखक परिचय लिखे, तो क्या लिखोगे? सूरदास का जन्म 1478 रुनकता नामक एक क्षेत्र में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही को भी मानते हैं। कुछ क्या मानते हैं? सिही। कोई रुनकता मानता और कोई सिही मानता। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्या नाम था गुरु का नाम? सॉरी, वल्लभाचार्य। रामानंद उनके थे ना। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ठीक है, ये हो गया। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, आपको पता होगा। अष्टछाप कवि कहा जाता है जिन्हें। 4 वल्लभाचार्य के थे, 4 विठलनाथ के थे। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। और सूरदास जी अष्टछापी कवि थे। कैसे कवि थे? अष्ट छापी कवि थे, और ये कृष्ण भक्त कवि थे सूरदास जी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी रचनाएं लिख देनी है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो ये रचनाएं होगी सूर सागर की है, सूरदास की। अब देखो वापस, सूरदास का जन्म 1478 रुणकता रेणुका या सिंह नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनकी मृत्यु 1583 में हुई। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो आपका कोई परिचय का क्वेश्चन करीब करीब सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पार्ट है सूरदास के पद, पहले पार्ट में सूरदास के क्या है? पद है। इन पदों में क्या है कि सूरदास के इन पदों में उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद दिखाया गया है। उद्धव और गोपियों के मध्य क्या है? संवाद है। कौन सा संवाद है? कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, तो वापस इनको बोल के गए थे गोपियों को, मैं वापस आऊंगा, लेकिन खुद राजकाज में वहां बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। तो अपने दोस्त उद्धव को भेजा वृंदावन, भेजा कि आप गोपियों को समझाना, उनसे बात करना, उनको संदेश देना। तो उद्धव गोपियों को संदेश देने आए भगवान श्री कृष्ण की तरफ। उनके मध्य चर्चा है, बातचीत है। ठीक है, और उद्धव कह रहे हैं कि भी आपको योग से ज्ञान सीखना चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, ना कि प्रेम साधना। तो गोपियां अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, और वो प्रेम साधना पर बल देती हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। वैसे मैंने आपको अभी जो बोला है यही इस पाठ में, ज्यादा कुछ नहीं है। पहली पंक्ति है ना, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रेत सने तगाते नैन मन अनुराग। यानी उदो तुम बड़े भाग्यशाली हो। उदो तुम बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी कुछ शब्द हैं, कुछ उन शब्दों का बताइए, आपको रखना है कि भाई इन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सूरदास के इन पदों में गोपियां उद्धव के मध्य संवाद दिखाया गया है। उद्धव कृष्ण की ओर से ज्ञान योग और वैराग्य का संदेश लेकर आते हैं। ध्यान रखना, उद्धव ज्ञान योग और वैराग्य का संदेश लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन गोपियों के पास आते हैं, लेकिन गोपियां अपनी सरल प्रेम अभिव्यक्ति को ही, यानी प्रेम भक्ति को ही श्रेष्ठ बताती है। उद्धव तो ज्ञान योग और वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन गोपियां प्रेम भक्ति को ही श्रेष्ठ बताती है। तो कुल मिला के इस पाठ में सूरदास और गोपियों के मध्य संवाद हुआ है। और इसमें क्या है?
ये ज्ञान और वैराग्य का संदेश लेकर है, लेकिन गोपियां प्रेम भक्ति को ही इंपॉर्टेंट मानती है। और कुछ इसमें शब्दार्थ है, आपको ध्यान में रखना, जैसे बड़भागी का भाग्यशाली हो गया, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता है, ऐसे काफी शब्द आते हैं। और एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना कि हमारे हरी हरिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियां कह रहे हैं कि हमारे हरि यानी हरिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में एनी टाइम लकड़ी रखता है, वैसे ही हमने मन क्रम वचन सब तरह से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बसा रखा है। तो ये पंक्ति भी कुछ ही जा सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पार्ट करीब करीब आप इतना ही ध्यान रखोगे तो आपका पहले पार्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आपके तुलसीदास जी, कौन सा है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को कोई नहीं जानता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कवि परिचय में आपको ध्यान में रखना है। अभी सबसे पहले कवि परिचय का क्वेश्चन आता है, कवि का परिचय आपको पता होना चाहिए। तो तुलसीदास जी का जन्म आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है? 1532 में। कब हुआ? 1532। कहाँ पर? बांदा जिले के राजापुर गांव में। कहाँ पर? बांदा जिले के राजापुर गांव में। बांदा जिले के राजापुर गांव में। बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई है। कहाँ पर हुई है? काशी में इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो तुलसीदास के बारे में हम थोड़ी सी चीजें और देख लें। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो को मानते हैं। एक तो राजापुर है बांदा जिले का, और कुछ विद्वान सोरो, एक सोरो नामक जगह है, वहां को इनका जन्म स्थान मानते हैं। और इनके गुरु कौन है? नरहरिदास। गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरिदास। तो छोटी मोटी चीजें हमने क्लास में सारी बातें कर रखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि आपका कम से कम रिवीजन हो जाए और कोई परिचय का क्वेश्चन गलत ना हो, और पार्ट के अंदर से भी कोई क्वेश्चन आ जाए वो भी गलत ना हो। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में। कुछ विद्वान सोरो को मानते हैं, और इनकी मृत्यु काशी में हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। तो इनकी अब रचनाएं देख लें, तो रचनाएं इनकी आपको ध्यान में रखनी है। कम से कम हर कवि की दो दो या तीन तीन रचनाएं आपको आनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आएगा तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम लिखो, तो आपको दो रचनाएं लिखनी है। और ज्यादा आ जाए बड़ा क्वेश्चन लेखक परिचय लिखे, तो आपको सारा लिखना है। कैसे लिखोगे? मान लो क्वेश्चन आता है तुलसीदास का लेखक परिचय लिखिए, लेखक परिचय करिए, तो लिखोगे तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो नामक एक जगह को मानते हैं। इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, खूब सारी रचनाएं। जो आपको याद है आप लिख देना। तो कम से कम दो दो रचना अगर आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छे यानी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं जो इनका पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें इसमें क्या है? वैसे शायद क्लास में आपको सर ने पढ़ाया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि भगवान श्री राम के हाथ से मतलब छूने से वो धनुष क्या टूट जाता है। धनुष टूटता है तो ब्रह्मांड में खलबली मचती है। तो वो परशुराम जी आते हैं जो शिव के परम भक्त माने जाते हैं। वो आते हैं मतलब एकदम गुस्से स्वभाव के, तो वैसे ही गुस्से में आते हैं कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा। तो इसमें राम और परशुराम के बीच बातचीत होती है, और परशुराम जो लक्ष्मण जी के बीच नोकझोंक भी होती है। और अंत में वो राम के मतलब शांत स्वभाव और धैर्य किससे प्रभावित होकर उनको कुछ नहीं कहते, बात एकदम सलट जाती है। तो ये चर्चा हुई है, शायद आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो पहली पंक्ति इसमें यही आती है कि नाथ संबुधनु भजनिहारा होई कई एक दास तुम्हारा। आप कह रहे हैं मतलब परशुराम जाके पूछता है ना कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी बोलते हैं कि नाथ शंभुधनु यानी शिव का धनुष, भजनिहार यानी तोड़ने वाला, होई क्यों यानी होगा कोई एक दास तुम्हारा, आय से कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो ये सारी पंक्तियां शायद आपने क्लास में पढ़ी होगी, तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे फिर आपको बताइए क्लास से लंबी हो जाएगी। तो हम इसका सारांश देख लेते हैं। इस पाठ में शिव जी का धनुष टूट जाने के कारण राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो बातचीत हुई है वही बताई गई है। और परशुराम जी की विशेषता, क्रोध कितना भी प्रचंड हो। अब क्या कह रहे हैं? क्रोध भले कितना ही प्रचंड हो, जैसे परशुराम जी का क्रोध कितना प्रचंड था, वो धैर्य विनम्रता और विवेक के सामने शांत हो जाता है और अपना प्रभाव खो देता है। अब क्या बताना चाह रहा है लेखक के? क्रोध चाहे कितना भी प्रचंड, जैसे परशुराम जी का क्रोध कितना प्रचंड था,
लेकिन वे धैर्य, राम के धैर्य, राम के विनम्र स्वभाव, राम के विवेक के सामने वे क्रोध शांत हो जाता है और अपना प्रभाव खो देता है। कौन प्रभाव खो देता है? क्रोध, गुस्सा। तो इसलिए हमें तो ये पाठ सीख देता है कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें धैर्य रखना, हमें विनम्रता रखनी, हमें विवेक से सोचना है। ठीक है, तो इस पाठ में राम की विनयशीलता और शांत स्वभाव से उनकी दिव्यता व मर्यादा पुरुषोत्तम छवि स्थापित होती है। परशुराम जी खूब कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण तो फिर बीच बीच में मतलब क्या करते हैं, मजाक भी करते रहते हैं। ठीक है, लखन का एक बार कहता ना, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जनु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के बोरे। हमने बचपन में ऐसे खूब सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया है, तो आप कैसे गुस्सा कर रहे हो? मतलब वो ऐसे ही थोड़ा अलग स्वभाव के लक्ष्मण, तो इनको कहते हैं। ठीक है ना, कि हमने बचपन में खूब सारे धनुष तोड़े हैं, तो आपस में नोक जोंक होती है, तीखी नोक जोंक होती है काफी। ठीक है, तो उनकी हम बात यहाँ क्या ही करें, तो राम की विनयशीलता और शांत स्वभाव से उनकी दिव्यता मर्यादा पुरुषोत्तम छवि स्थापित होती है। ठीक है, लक्ष्मण के तीखे किंतु भक्तिपूर्ण संवादों से भ्रातृ भक्ति यानी भाई के प्रति भक्ति और युवा उत्साह का चित्रण होता है। लक्ष्मण जब का जो तीखा स्वभाव है ना, जो तीखे वचन है उसके, इनसे क्या चरित्रार्थ होता है कि भाई के प्रति भक्ति, यानी भाई को वो किस तरह बचा रहे हैं, भाई के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है परशुराम जी से। ठीक है, और युवा उत्साह, उनका जो युवा बालक है ना लक्ष्मण, तो उनका उत्साह का भी चित्रण होता है। तो कुल मिला के इस पाठ में राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तीखी नोकझोंक होती है, और लास्ट में क्या होता है, वो राम के विनम्र और धैर्य स्वभाव के आगे कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, संक्षेप में क्या है इस पाठ में, क्रोध के विनाशकारी स्वभावों के विपरीत विनम्रता एवं धैर्य की विजय बताई गई। इस पाठ में क्रोध के विनाशकारी स्वभाव के विपरीत जीत किसकी होती है? विनम्रता और धैर्य की। ठीक है साथियों, तो ये दूसरा पार्ट भी आपका हो गया है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे ऐसे पार्ट, जिससे क्या है कि आपके एक बार सिलेबस नए नए हो जाएगा, आपको ऐसा लगे कि पूरा पूरा सिलेबस करीब करीब हो गया है। ठीक है साथियों, तो अगला पार्ट है आपके जयशंकर प्रसाद। किसका? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जो छायावाद। छायावाद में कितने कवि थे? छायावादी एक काव्यधारा थी, शायद आपको सर ने क्लास में बताई होगी। तो छायावाद में 4 कवि थे। कितने थे? 4 कवि थे, उनमें एक जयशंकर प्रसाद भी थे। तो सीधा क्वेश्चन आता है, छायावाद के 2 कवियों का नाम लिखो। तो मैं आपको 4 बता रहा हूँ, आपको 2 तो कम से कम लिखना है। तो पहले तो जयशंकर प्रसाद है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथे कौन से? चौथी है महादेवी वर्मा। कौन है? चौथी है महादेवी वर्मा। तो 4 कवियों का नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये छायावाद के 4 कवि थे। और मैंने देखो जो बच्चे मेरे से बड़े उनको तो मैंने क्लास में अच्छे से बता रखा है, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक है ना, तो आपको कोशिश करनी है कि भाई ये चीजें आपको भी याद हो, आपको भी ये चीजें आए हैं। ठीक है ना साथियों, छायावाद के 4 कवि है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं कवि परिचय। अगर कवि परिचय का क्वेश्चन आ जाए सीधे ही, तो कवि परिचय में आपको क्या करना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। एड कैसे आ रहा है? ये 1 मिनट है ना, एड वाला लफड़ा बड़ा ही है। चलो, हाँ, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1899 में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। काशी में जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में एक परिवार था सुंगनी साहू। कौन सा परिवार? सुंगनी साहू। इस परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका? जयशंकर प्रसाद का। क्या लिखोगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में 1899 में हुआ, 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। पिता का नाम देवी प्रसाद था, शायद आपने पढ़ा ही है क्लास में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु 1937 में। कब हुई? 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये तपेदिक रोग होता है, वो इनको रोग हो गया था। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, कमायनी, झरना, महाराणा का महतो, कानन कुसुम, खूब सारी रचना, सज्जन, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती। खूब सारी रचनाएं हैं, तो कम से कम आपको 2-4 रचनाएं ध्यान में रखनी है। इसमें 2 और लिख देता हूँ। कंकाल हो गई, ये इनका उपन्यास है। ठीक है, इरावती ये भी इनका उपन्यास है, लेकिन अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और एक इनकी रचना कौन सी है? तितली। तितली ये भी उपन्यास है। तीनों इनके उपन्यास है। तो कुल मिला के हर कवि की आपको 4-4 रचनाएं नॉर्मली ध्यान में रखनी है। तो कवि परिचय का अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा तो भी आप क्या कर लोगे? कवर कर लोगे और अच्छे नंबर आप हासिल कर लोगे। ठीक है साथियों, तो अब इनकी
रचना है आत्मकथ्य। कौन सी रचना है? आत्मकथ्य कविता है। इसका हम सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश। मतलब पहली पंक्ति है ना इसकी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज बनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इसकी व्याख्या यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में इनकी व्याख्या देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता में अपनी दुख भरी जीवन कथा कहने से इनकार करते हैं। इनके दोस्त इनको कहते हैं कि आप अपनी एक आत्मकथा लिखो। क्या लिखो? आत्मकथा। लेकिन ये मना करते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख था, मैं क्या लिखूं। मतलब वो मना करते करते इन्होंने आत्मकथा लिखी थी और हम आज ये पढ़ रहे हैं कि अपनी आत्मकथा कविता में अपनी दुख भरी जीवन कथा कहने से इनकार करते हैं। उनके दोस्त कहते हैं आप आत्मकथा लिखो, लेकिन ये मना कर देते हैं, ठीक है। वे कहते हैं कि उनका जीवन आबाओं, असफल प्रेम और दुखों से भरा है, सुख केवल सपन था जो टूट गया। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभावी थे, मेरा असफल प्रेम था और दुखों से भरा हुआ मेरा जीवन था, सुख तो केवल मेरे सपने में थे, मैं क्या लिखूं, ठीक है ना। वो है ना, मिला कहाँ वे सुख जिसको मैं सुपन देकर जा गया, आलिंगन में आता आता का आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज स्वाग मधुमाया में। तो उन पंक्तियों का अर्थ ये निकलता है, ठीक है ना, कि उनका जीवन अभाव, असफल प्रेम और दुख से भरा है, कि सुख केवल क्या था? सपना था जो टूट गया। वे अपनी कमजोरियां या दूसरों की धोखेबाजी उजागर नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं मैं अपनी कमजोरियां या जो मुझे धोखे मिले इस जीवन में, वो मैं आत्मकथा में लिखकर उजागर नहीं करना चाहता। यानी मैं अपनी कमजोरियां, दूसरों की जो धोखेबाजी है मुझको उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ। प्रकृति की गोद में रेशी में एकता और शांति पाकर मौन रहना पसंद करते हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं प्रकृति के गोद में रेशी में एकता और शांति पाकर मौन रहूं, इनको नहीं आत्मकथा वगैरह कुछ लिखना, ठीक है ना। संक्षेप में क्या है इसमें कि दुख को छिपाकर प्रकृति से सांत्वना लेना और आत्म प्रकाशन से बचना ही उनका संदेश है। मतलब कुल मिला के ये खुद का प्रकाशन, ये आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं कि दुख को छिपाकर प्रकृति से सांत्वना लेना और आत्म प्रकाशन से बचना ही इनका क्या है? संदेश है। किनका? जयशंकर प्रसाद का ये संदेश है, ठीक है साथियों। तो कुल मिला के इस कविता में यही है कि इनके दोस्त इनको कह रहे हैं भाई आप आत्मकथा लिखो अपनी, तो ये लिखने का मना करते हैं और मना करते करते ये एक कविता बन जाती है, ठीक है, जिसका नाम है आत्मकथ्य, यानी खुद की कथा, ठीक है। कुल मिला के आपके समझ में आया होगा। एक बार और पढ़ूं क्या? चलो कोई ना, आपको पता ही है, वैसे मैंने अभी बोला है, ये ध्यान रख लोगे तो ये भी आपके लिए खूब है। अगला पाठ है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी कौन सी काव्य धारा के कवि है? ये भी छायावादी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है इनका जन्म कब हुआ? सबसे पहले ध्यान में रखना है 1899। कब हुआ है? 1899। कहाँ हुआ है पूछ ले? बंगाल के मेदिनीपुर, एक बंगाल स्टेट है, वहां पर मेदिनीपुर एक जगह है। कौन सी जगह? मेदिनीपुर जिला है। मेदिनीपुर जिला के गांव कौन सा? महिषादल। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक एक जगह है, वहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। क्या था? राम सहाय त्रिपाठी। राम सहाय त्रिपाठी था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिताजी का नाम। और ये भी छायावादी काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में हुई थी। और इनकी एक पुत्र थी, क्या नाम था? सरोज। इन्होंने सरोज पर भी एक कविता लिखी, सरोज स्मृति। कौन सी लिखी? सरोज स्मृति, ठीक है ना। और एक इनकी इम्पोर्टेंट कविता है राम की शक्ति पूजा। कौन सी? राम की शक्ति पूजा इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखना। इसमें पंक्ति है, बहुत पॉपुलर है, दुखी जीवन की कथा रही, ऐसे करके पंक्ति है। वो भी किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है साथियों। तो वापस सुनो, इनका जन्म 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। इनके पिता का नाम राम साहित्य त्रिपाठी था और इनकी एक पुत्री थी सरोज, जिनके ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी, सरोज स्मृति। एक रचना है राम की शक्ति पूजा, ठीक है साथियों। ये हो गया। तो आगे आप देखो, और इनकी रचनाएं आपसे पूछ ले तो इनकी रचनाएं हैं, देखो, एक तो अनामिका। कौन सी? अनामिका। अनामिला नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा काट छांटा हो गई है, तो अनामिका। एक रचना का नाम क्या है इनके? अनामिका, ठीक है। दूसरी रचना इनकी है परिमल। कौन सी है? परिमल। फिर है गीतिका, फिर है तुलसीदास। और भी रचना इनकी खूब है, जैसे अप्सरा है। कौन सी? अप्सरा है, अलका है, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 रचनाएं इनकी ध्यान रखनी है। 4 रचना से आपके 10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब 100 में से 100 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 99 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये पढ़ोगे तो इससे आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पिछला बेस्ट मेरा था जो सीनियर स्कूल का, उसमें बच्चों के 100 में से 100 नंबर मिले भी हैं, ठीक है। और आप भी अगर ये पढ़ोगे तो आपको भी निश्चिंत मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो अब हम देख रहे हैं इनकी 2 कविता हैं अपने सिलेबस में, एक तो है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। कौन सी? अट नहीं रही। एक तो है उत्साह और एक है अट नहीं रही है, ठीक है। तो उत्साह के बारे में हम देख रहे हैं। एक मिनट साथियों, उत्साह
उत्साह कविता में क्या है, उत्साह में कुछ पंक्तियां हैं आपने पढ़ी होगी कि बादल गरजो घेर 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 घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, है ना, ऐसी पंक्तियां है ना। तो उत्साह कविता में क्या, उत्साह कविता में घने काले बादलों, गरजते मेघों, बिजली की चमक और तेज वर्षा के माध्यम से प्रकृति के प्रचंड रूप का चित्रण है। कविता में क्या है, प्रकृति का जो प्रचंड रूप होता है उसका चित्रण क्या है, और बादल को क्रांति का प्रतीक माना। बादल को किसका प्रतीक माना है, क्रांति का प्रतीक माना कवि ने, ठीक है। इस कविता में घने बादलों, गरजते मेघों और बिजली की चमक और तेज वर्षा के माध्यम से प्रकृति का जो प्रचंड रूप है उसका चित्रण कवि ने किया है। निराला इस कविता में तूफान को क्रांतिकारी उत्साह का प्रतीक मानते, भाई बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे तो तूफान आएगा, तो तूफान को क्रांतिकारी उत्साह का प्रतीक माना है। ये पुरानी जंजीरों को तोड़ने, शोषण के बंधनों को चूर चूर करने और नई ऊर्जा और परिवर्तन का संदेश देने वाला है। बादल, मैंने बोला ना, बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का। बादल आएगा, मेघ गरजेंगे तो बारिश होगी, बारिश तूफान लाएगी, तो तूफान को क्रांतिकारी उत्साह का प्रतीक मानते हैं, है ना, किसका, उत्साह का। ये जो पुरानी जंजीरें हैं, जो पुराने अपने सिस्टम है, पुरानी परंपराएं हैं, जो अंधा रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको तोड़ने की और शोषण के बंधनों को चूर चूर करने की। अगर कोई शोषण कर रहा है, पूंजीवाद अगर आम लोग पर शोषण कर रहा है तो उसको चूर चूर करने और नई ऊर्जा व परिवर्तन का संदेश देने वाला है। तूफान किसका संदेश दे रहा है, नई ऊर्जा और परिवर्तन का। जब जब क्रांति होती है तो समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो उत्साह कविता में निराला ने बादल के माध्यम से ये बात करी है, ठीक है साथियों। तो बादल गरज कर कहते हैं, तोड़ता पर्वत फेंकता विकराल संकट, ये नवीन युग की घोषणा है। मतलब अगर क्रांति होगी तो नया युग आएगा। उत्पीड़ों में जोश जगाने का आह्वान करता बादल। जो उत्पीड़ित है, जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग इनका शोषण करता है, वो होता है शोषित वर्ग। तो वो कह रहे हैं कि आपको जागना है, मतलब नवीन युग की घोषणा कर रहा है बादल। जिस तरह बादल से बारिश होती है तो उससे नई फसल होती है, कई चीजें नहीं होती है, तो वैसे ही बादल को यहाँ क्रांति का प्रतीक माना। ज्यादा अंदर जाएंगे तो कविता लंबी हो जाएगी, तो आपको शॉर्ट में यही ध्यान रखना है। ये कविता में घने बादलों, गरजते मेघों, बिजली की चमक और तेज वर्षा के माध्यम से प्रकृति के प्रचंड रूप का चित्रण कवि ने करा है, ठीक है। निराला ने इस तूफान को, यानी जो तूफान बादलों से आता है ना, इस तूफान को क्रांतिकारी उत्साह का प्रतीक मानते हुए ये पुरानी जंजीरों को तोड़ने, शोषण के बंधनों को चूर चूर करने और नई ऊर्जा व परिवर्तन का संदेश देता है। ऐसा निराला ने इस कविता में बताया, किससे में, उत्साह में, ठीक है। बादल गरज कर कहते हैं कि तोड़ता पर्वत फेंकता विकराल संकट, ये नवीन युग की घोषणा और उत्पीड़नों में जोश जगाने का आह्वान है। जिनका शोषण हो रहा है उनमें जोश जगाने की कोशिश कर रहा है कौन, निराला बादल के माध्यम से, ठीक है साथियों। दूसरी कविता है इनकी अट नहीं रही, कौन सी, अट नहीं रही, है ना, वो पहली पंक्ति, अट नहीं रही है अब फागुन की तन, सट नहीं रही है, मतलब हरियाली चारों ओर। जो फागुन है, वसंत ऋतु आती है ना, उसमें चारों ओर हरियाली, चारों ओर सुंदरता, प्रकृति का सौंदर्य है, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया। शॉर्ट में ध्यान रखना, इस कविता में कवि ने फागुन यानी वसंत ऋतु का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया। किसका है, जो वसंत ऋतु का क्या है, सौंदर्य, जो सुंदरता, उसका वर्णन किया है। ये लाइन आप ध्यान में रखना, आपका इस कविता से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और उसमें उस समय क्रांति, बादल के माध्यम से कवि क्रांति लाना चाह रहा है, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो, अट नहीं रही है, ये कविता फागुन यानी वसंत ऋतु की मादक और सर्वव्यापी सुंदरता का चित्रण करती है। कविता जो वसंत ऋतु की मादकता है, जो सर्वव्यापी सुंदरता फैली है, उसका चित्रण कर रही है। फागुन की आभा इतनी प्रचुर है, यानी फागुन की सुंदरता इतनी प्रचुर है कि वे कहीं समा नहीं रही है, ना शरीर मट रही है ना छिप रही है, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ठीक है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली कवि ने बताई है। सुगंधित हवाएं हर जगह फैलकर घर घर महका रही है, पक्षी उड़ान भर रहे हैं, पेड़ों की डालियां हरी लाल पत्तों से लदी है, फूल खिल रहे हैं, सौंदर्य इतना गहरा है कि कभी आंखें हटाना चाह रहे तो भी हट नहीं रही, मतलब चारों तरफ जिधर से देख रहा है चारों तरफ हरियाली हरियाली, सुंदरता ही सुंदरता दिख रही है। कुल मिलाकर कविता वसंत के उल्लास और प्रकृति की अतिरिक्त सुंदरता को व्यक्त करती है। इस कविता में क्या है, कविता एक तो वसंत का जो उल्लास है, वसंत ऋतु का जो उल्लास है, जो खुशी है, वो, और प्रकृति की जो अतिरिक्त सुंदरता है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता हो रही है, उसका वर्णन कर रहा है कवि। अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। वापस देखो, इस कविता में कवि, एक मिनट है ना साथियों, ये पेन वाला थोड़ा सा लोचा है, ज्यादा नहीं है। ये देखो, इस कविता में फागुन यानी वसंत ऋतु की मादक और सर्वव्यापी सुंदरता का चित्रण कवि कर रहा है। फागुन की आभा इतनी प्रचुर है कि वे कहीं समा नहीं रही है, ना शरीर मट रही है ना छिप रही है। सुगंधित हवाएं हर जगह फैलकर घर घर महका रही है, पक्षी उड़ान भर रहे हैं, पेड़ों की डालियां हरी लाल पत्तों से लदी है, फूल खिल रहे हैं। ये सौंदर्य इतना गहरा है कि कवि आंखें हटाना चाहे तो भी नहीं हट रहा है। कुल मिलाकर कविता वसंत के उल्लास, प्रकृति की अतिरिक्त सुंदरता को व्यक्त करती है। कुल मिला के वसंत का उल्लास और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इस कविता में हुआ। किस कविता में,
अट नहीं रही है। ठीक है साथियों, तो अब आपका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक मिनट। अगला पार्ट है आपके नागार्जुन का। कौन सा? नागार्जुन। बताओ नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि है? तो ये आपने पढ़ा है ना, हमने क्लास में पढ़ा है। कोई दूसरा है जो मेरा स्टूडेंट नहीं रहा है वो भी बता सकता है। नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि थे? बताओ नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि थे? देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। तो नहीं बता, नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि थे? प्रगतिवादी। कौन सी? प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे। तो आपको ध्यान में रखना है, नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, नागार्जुन एक अच्छे कवि है और प्रगतिवाद में इन्हें मतलब आधुनिक युग का सूरदास भी कहते हैं। किसको? नागार्जुन को आधुनिक युग का क्या कहते हैं? सूरदास भी कहा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इनकी मतलब सबसे पहले तो कवि परिचय देखेंगे। हर कवि का हमने देखा है। तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? दरभंगा जिले के सतलका नामक गांव में। दरभंगा जिले के दरभंगा जिले के सतलका गांव में, दरभंगा जिले के सतलका गांव में, सतलका गांव में 1911 में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलका गांव में 1911 में हुआ था। ठीक है, दरभंगा कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। एक पंक्ति सीधा पूछ ले, नागार्जुन को जन्म किस राज्य में हुआ? तो उत्तर लिखोगे बिहार राज्य में। इनकी मृत्यु 1998 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1998 में। ठीक है, और ये मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविता लिखते थे। मैथिली भाषा में किस नाम से? यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। सर ने आपको बताया होगा क्लास में। ठीक है, हम वही बात करेंगे जो आपके सिलेबस में, ना बाहर की ना इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ सिलेबस की बात। और इनका मूल नाम पूछ ले, नागार्जुन का मूल नाम पूछ ले तो वेदनाथ मिश्र। क्या नाम था? वेदनाथ मिश्र। मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। और इनकी रचनाएं बोले, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, तालाब की मछलियां, प्यासी परछाई, खूब सारी रचनाएं। ठीक है ना, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, जो भी है आपको कम से कम 4 रचनाएं इनकी याद रखनी। वापस देखो, अगर कवि परिचय का क्वेश्चन आ जाए आपसे तो इस पे अगर आपसे कवि परिचय का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लो क्वेश्चन क्या आएगा, नागार्जुन का लेखक परिचय लिखे। तो क्या लिखोगे? नागार्जुन का जन्म 1911 में दरभंगा जिले के सतलका गांव में हुआ था। ये वापस सुनो, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलंगा गांव में 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे। मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री नाम से कविताएं लिखते थे और इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां हैं। इतना आप लिख दोगे तो आपका, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 5 में से 5 नंबर या 4 में से 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो हमने ये कर ली कवि परिचय की बात। अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम बात करेंगे इनकी जो कविता मूल है अपने सिलेबस में उसकी बात। तो पहली कविता है ये दंतुरित मुस्कान। पहली कविता कौन सी है? ये दंतुरित मुस्कान। इसमें क्या है देखो, कविता का नाम है ये दंतुरित मुस्कान। इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की जो हंसी है ना, वो हंसता है, जो छोटे से ऊपर वाले 2 दांत दिखते हैं उसका, उसके सौंदर्य, उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। कुल मिला के छोटा सा शिशु है, उसके जो छोटे से दांत है, मतलब जो दांत अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो हंसता तो दांत दिखते हैं, तो उसकी सौंदर्य का वर्णन किया है। तो अब हम देखो इसमें क्या है। ये कविता एक नन्हे शिशु की मासूम दांत निकलते हुए मुस्कान की सुंदरता और उसकी मादकता का मनमोहक चित्रण करते। इसमें क्या है, ये कविता एक नन्हे शिशु की मासूम दांत निकलते हुए जो उसकी मुस्कान की सुंदरता है, उसकी मादकता का मनमोहक चित्रण करती है, मन को मोह लेती है उसकी मुस्कान। कवि कहते हैं कि ये मुस्कान इतनी पवित्र और आकर्षक है कि मृतक में भी जान डाल देती है। मतलब ये इनकी बच्चे की मुस्कान इतनी पवित्र आकर्षक है कि मृतक यानी मुर्दे में भी जान डाल देती। बन गया ना, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखो क्यों बच्चे की मुस्कान की तुलना कैसे करिए, यानी मुर्दे में जान डाल रही है। धूल मिट्टी से रसना, शिशु का शरीर कमल सा प्रतीत हो रहा है, और धूल मिट्टी से बच्चा भरा हुआ है, मतलब खेल रहा है, तो उसका शरीर कैसा लग रहा है? कमल जैसा प्रतीत हो रहा है। देखो क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे की मुस्कान की तुलना किसकी से करी? तो एक तो मुर्दे में भी बच्चे की मुस्कान जान डाल रही है, फिर उसका शरीर कमल जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कमल का फूल है वैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, उसकी मुस्कान से उसकी झोंपड़ी में यानी कमल खिल रहा है। कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहा है? जैसे कमल खिल रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुस्कुरा रहा है और उसकी झोंपड़ी में कमल खिल रहा है। तालाब के कमलों को छोड़कर कवि से निष्पाप छल
कपट रहित मुस्कान की ओर खींचे चले आते हैं। यानी कमाल के जो तालाब में कमल खिलते हैं, पानी में जो कमल खिलते हैं, उसको छोड़कर कवि इस निष्पाप, छोटा बच्चा निष्पाप है, छल कपट रहित, बच्चों को कुछ नहीं पता, एकदम वो कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वैसे छल कपट रहित मुस्कान की ओर खींचे आते हैं। कुल मिलाकर कविता शिशु की निर्दोष मुस्कान, दिव्यता और उसके जीवनदायी प्रभाव को व्यक्त करती है। कुल मिला के एक छोटे सा बच्चा है, उसकी मुस्कान का यह वर्णन किया गया है। वो कवि उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वो इसकी माँ को भी धन्यवाद देता है, कहता है धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मतलब नागार्जुन तो इनके पास रहता नहीं भाई, पिताजी बच्चे के पास कम ही रहते हैं, माँ रहती है, तो कहते हैं धन्य तुम्हारी माँ, चिर प्रवासी मैं तो इधर उधर चिर प्रवासी हूँ, घूमता रहता हूँ, कमाता रहता हूँ, लेकिन मैं तो अब अतिथि हूँ, मतलब कुछ दिन घर पे आया है तो मैं तो अतिथि हूँ, कि मेरा तुम्हारे से नहीं, तुम्हारा मेरे से क्या संपर्क। माँ की उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, माँ की उंगलियों ने तुम्हें शहद की जो बूंदे हैं वो मुंह में दी है। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई गई होगी, हम यहाँ शॉर्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों। तो ये दंतुरित मुस्कान, इसमें क्या है, ये कविता नन्हे शिशु की मासूम दांत निकलते हुए दंतुरित मुस्कान की सुंदरता और उसकी मादकता का मनमोहक चित्रण करती है। कवि कहते हैं कि मुस्कान इतनी पवित्र आकर्षक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। धूल मिट्टी से सना शिशु का शरीर कमल कमल के फूल सा प्रतीत होता है। उसकी मुस्कान से कवि की झोंपड़ी में जल जाते नहीं कमल खिल उठते हैं। तालाब के कमलों को छोड़कर कवि इस निष्पाप छल कपट रहित मुस्कान की ओर खींचे चले आते हैं। कुल मिलाकर कविता शिशु की निर्दोष मुस्कान की दिव्यता और उसकी जीवनदायी प्रभाव को व्यक्त करती है। बच्चे की मुस्कान के बारे में नागार्जुन ने चित्रण किया है। दूसरी कविता है फसल। दूसरी कविता कौन सी है? फसल। फसल क्या है, फसल कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा हुई। छोटी सी है वो, है ना पंक्ति कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी फसल क्या है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब एक दो नदियों का पानी से फसल नहीं हुई है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी एक दो के मेहनत करने से फसल नहीं होती, लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों ने मेहनत करी है तभी जाके फसल हुई है। ठीक है। तो कुल मिला के हम फसल के बारे में देख रहे हैं। इसमें क्या देखो, ये कविता फसल की उत्पत्ति और उसके पीछे की सामूहिक मेहनत का गुणगान करती है। मतलब एक आदमी से फसल नहीं होती है। जैसे भाई आपने बाजरा बोया, आप ये नहीं सोचते हो हमारे घर वालों ने काम की फसल हो गई, उससे पहले जो आप बीज लेके आए वो कहाँ से लाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया। उसमें आपने जो रासायन डाले, खाद डाला, पता नहीं वो कहाँ से आया, यूपी महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ कहाँ से आया। मतलब कई लोगों ने मेहनत करी तब जाके हमें फसल मिलती है। ठीक है ना। तो जैसे आपने उसमें यूरिया डाला, दवाई छिड़की, कुछ भी काम किया है, वो कहाँ कहाँ से वो चीजें आई है। तो तब कहा है एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि, यानी लाख लाख करोड़ करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा है ये फसल। मतलब कई लोग मेहनत करते हैं तब जाकर फसल अपने हाथ में आते हैं। जो बाजरे के दाने, गेहूं के दाने तब हमारे हाथ में आते हैं। तो कुल मिला के ये कविता फसल की उत्पत्ति और उसके पीछे की सामूहिक मेहनत का गुणगान करती है। मतलब एक की मेहनत से फसल नहीं हो सकती है। ठीक है ना। सामूहिक गुणगान, जो आपके ट्रैक्टर वाला फसल बोने आता है उसका भी उसमें योगदान है, जो हल है उसका भी योगदान है, जो लोहार ने हल बनाई, अगर लोहार हल नहीं बनाता तो फिर वो बोता कैसे। मतलब करोड़ों लोगों का योगदान है तब जाकर फसल उत्पन्न होती है। ठीक है। कभी पूछते हैं फसल क्या है, क्वेश्चन करते हैं पहले तो फसल क्या है, फिर बताते हैं कि यह एक दो नदियों के पानी की नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का भाप बनकर बादल होने का जादू है। मतलब ये एक दो नदियों के पानी की नहीं है, ढेर सारी नदियां जब नदियों का जो पानी होता है ना भाप बनकर बादल में जमा हो जाता है, फिर भाप से बारिश होती है, तो उससे ये फसल होती है। फिर कहते हैं एक दो हाथ के स्पर्श की नहीं बल्कि लाखों कोटि यानी करोड़ों हाथों की मेहनत की गरिमा। एक दो हाथों की नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने मेहनत करी तो उसकी गरिमा है ये फसल। एक दो खेतों की मिट्टी की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है। मतलब एक दो खेतों की मिट्टी से फसल नहीं हो रही है, धूल उड़ती उड़ती आपके खेत में आती है, आपके खेत की उधर जाती है। कुल मिला के हजारों खेतों के मिट्टी के जो गुण धर्म का परिणाम है फसल। कुल मिलाकर कविता प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक श्रम की महत्ता को रेखांकित करती है, जो फसल जैसी उपलब्धि को संभव बनाता है। तो फसल अच्छी कविता है। आप मेरे हिसाब से आपने क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी, और हमने तो क्लास में पढ़ाई है, बाकी आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आपने जहाँ भी पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा होगा। ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना, एक बार और देख लें, ये कविता फसल की उत्पत्ति उसके पीछे की सामूहिक मेहनत का गुणगान करती है। कवि पूछते हैं फसल क्या है, फिर बताते हैं कि ये एक दो नदियों के पानी की नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी के भाप बनकर बादल होने का जादू है। एक दो हाथों के स्पर्श की नहीं बल्कि लाखों कोटि हाथों की मेहनत की गरिमा है। एक दो खेतों की मिट्टी की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है। कुल मिलाकर कविता प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक श्रम की महत्ता रेखांकित करती है, जो फसल जैसी उपलब्धि को संभव बनाता है। ठीक है साथियों। तो हमने ये देख लिया
नागार्जुन। अब अगले कवि अपने पद्य के लास्ट कवि है मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। बताओ मंगलेश डबराल का नाम किसने नहीं सुना है? मंगलेश डबराल। और इनकी कविता का नाम क्या है? संगतकार। क्या नाम है? संगतकार। एक देखो, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी हो, आपको राजस्थान में किसी भी कोने से हो, आपको मिल जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है ना साथियों? तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, अगली कविता है मंगलेश डबराल। कौन सी? मंगलेश डबराल लेखक है, इनकी कविता का नाम है संगतकार। तो मंगलेश डबराल का हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है जन्म। क्या ध्यान रखना? जन्म। जन्म तो सबसे पहला क्या है कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ पर कब हुआ? 1948 में। कहाँ पर हुआ? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में एक जगह है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, और बाद में देहरादून चले गए, वहां पर इन्होंने पढ़ाई करी। कहाँ चले गए बाद में? देहरादून। ये तो उत्तरांचल मैंने लिखा है जहाँ जन्म हुआ इनका। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2020 में हुई थी। मृत्यु कब हुई? 2020 में हुई थी। और इनकी रचना है संगतकार। और प्रमुख रचना पूछ लें, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, और एक आध में और लिख दूं, घर का रास्ता, घर का रास्ता, घर का रास्ता, और आवाज भी एक जगह हो गया, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों? तो ये मंगलेश डबराल की कुछ रचनाएं हैं। वापस देखो, सीधा क्वेश्चन आ जाए, मंगलेश डबराल का लेखक परिचय लिखे, तो क्या लिखोगे? मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफलपानी नामक एक गांव हुआ, जो उत्तरांचल में स्थित है। इनकी मृत्यु 1920 में हुई। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। इतना लिख दोगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों? तो अब हम देखते हैं संगतकार। संगतकार जो कविता है, इसका सारांश क्या है? मूल भाव क्या? क्योंकि अपने सिलेबस में ये है, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा और कवि परिचय से भी क्वेश्चन आएगा। कवि परिचय आपको ध्यान में रखना है, हर कवि की 2-2 रचनाएं, हर पाठ की विधा। मैं एक चार्ट बनाऊंगा बाद में, सारणी, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मंगलेश डबराल, इनकी कविता का नाम है संगतकार। क्या है? संगतकार। अब देखो, संगतकार किसे कहते हैं, पहले मैं ये बताऊं। जैसे आपने भजन सुने, भजन सुने, जो कलाकार को गाते सुना है, तो कुल मिला के जो एक कलाकार होता है, ये मान लो भजन चल रहा है यहाँ। ठीक है, भजन चल रहा है, खूब सारे लोग यहाँ बैठे, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पेटी बजा रहा है, और एक कलाकार यहाँ गा रहा है। तो जो ये पीछे बैठे ना, ये पीछे की पंक्ति में बैठा, जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पेटी बजा रहा है, कोई इसके पीछे पीछे गा रहा है, तो ये है संगतकार। ये है संगतकार, यानी मुख्य गायक का साथ देने वाले कौन होते हैं? संगतकार। ठीक है, आपने सुना मारवाड़ी में शब्द है कि संगत है मेरे। संगत मतलब जो संगतकार सारे मिल के आते हैं, भजन गाते हैं, जो पीछे के लोग होते हैं ना, इन्हें संगतकार कहा है। ठीक है, मुख्य गायक तो यहाँ गा रहा है, इसकी जो सपोर्ट करने वाले जो पीछे बैठे हैं ना, कोई वाद्य यंत्र के माध्यम से इनकी सपोर्ट कर रहा है, कोई पीछे, वो जब भी थकता है तो वो उसकी थकान को दूर करके खुद गाना शुरू कर देते हैं। तो जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है संगतकार। ठीक है साथियों? तो अब देखो, पहली लाइन इसकी वही है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वे आवाज जो सुंदर कामती हुई थी, वे मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये सारी विशेषता किसकी? संगतकार की। तो हम देख लेते हैं इसका सारांश। संगतकार, ये कविता संगीत में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका और उसके मौन योगदान को उजागर करती है। मतलब देखो, हमें तो एक गायक जो मुख्य गायक जो गा रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो पीछे गा रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे देखो, आपके मकान बना है, मकान के ऊपर अच्छे से आपने जाली लगा रखी है, शानदार मकान है, ऊपर जो नींव है ना, पीछे नींव, मकान इस नींव पे टिकी है, तो संगीतकार नींव का पत्थर है कुल मिला के। मकान मजबूत तब तक रहेगा जब नींव अच्छी होगी। अगर नींव ही अच्छी नहीं है तो मकान मजबूत नहीं होगा। ये आपका मकान बाहर से दिख रहा है शानदार, एकदम हवेली सी बना रखी है, लेकिन उसकी नींव जो दिख नहीं रही है, इसी नींव पे ये मकान टिका। वैसे ही मुख्य गायक भी संगीतकार पर टिका। अगर संगीतकार गाना बंद कर दे, संगीतकार सो जाए, वो गायक गाता रहे, संगीतकार सो जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं गा सकता, क्योंकि संगीतकार नींव है इनकी। ठीक है ना? तो आपको ध्यान में रखना है। वापस देखो एक बार, मैं क्या है कि कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, लेकिन आराम नहीं जाता, थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ज्यादा बता दिया। संगीतकार, ये कविता संगीत में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका और उसके मौन योगदान को उजागर करती है। संगीतकार की आवाज सुंदर, कोमल, कमजोर और कामती हुई होती है, जो मुख्य गायक के चट्टान जैसी बारिश स्वर का साथ देती है। अब कह रहे संगीतकार की आवाज कैसी है? सुंदर है, कोमल है, कमजोर और कामती होती है, लेकिन
जो मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। तो मुख्य गायक की आवाज तो मेन होगी, उनका साथ देती है जो पीछे आवाज है ना, वो है संगतकार। मुख्य गायक का क्या है, छोटा भाई हो सकता है जो पीछे गा रहा है, मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है, या दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मतलब जो पीछे बैठे कोई भी हो सकता है, मुख्य गायक भी का छोटा भाई हो सकता है, उसका चेला हो सकता है, या दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या वहाँ का लोकल आदमी भी हो सकता है। ठीक है। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है, जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है या स्वर बिखरने लगता है, जब उसका स्वर बिखरने लगता है, तब संगीतकार पीछे से स्थायी स्वर संभाल लेता है। जब वो मुख्य गायक थकता है तो पीछे से संगीतकार गा के स्थायी स्वर को संभाल लेता है। हमें ऐसा बोरियत फील नहीं होती कि हाँ अब पीछे कोई ना कोई गा रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो उसे अकेलापन का एहसास नहीं होने देता। मतलब संगीतकार है ना, मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। कविता इसे जीवन के उन असंगत हीरोज की ओर इशारा करती है जो दूसरों की सफलताओं के लिए अपने इच्छाओं का बलिदान दे देते हैं। मतलब देखो संगीतकार बलिदान दे रहा है ना भाई, फेमस तो कौन हो रहा है, मुख्य गायक हो रहा है, तो इसके लिए बलिदान कौन दे रहा है, संगीतकार। ठीक है, अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हैं बिना कोई प्रशंसा या प्रसिद्धि पाए, बिना कोई प्रशंसा या प्रसिद्धि पाए अपना बलिदान कौन दे रहे हैं, संगीतकार दे रहे हैं। भाई गा तो मुख्य गायक रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट कौन कर रहा है, बताओ, जो संगीतकार। जैसे नींव की ईंट है ना, नींव है ना, नींव कभी किसी को नहीं दिखती है, मकान सबको दिखते हैं, मुख्य कलाकार सबको दिखते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे गाने वाले उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है ना। कुल मिलाकर सीधा क्वेश्चन आएगा, संगीतकार किसे कहते हैं, आप लिख दोगे ना, मुख्य गायक का जो साथ देने वाले उसका, कुल मिला क्या लिखो, मुख्य गायक का जो संगीत में साथ देने वाले होते हैं वही संगीतकार है। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से आपका ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो देखो अपना पद्य वाला भाग करीब करीब हो गया है। तो एक बार मैं आपको और बता दूं शॉर्ट में, तो आपको एक सारणी बनानी, क्या बनानी, सारणी। जैसे मेरे जो स्टूडेंट है मैंने उनको बता रखा है। एक बार आपको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। सारणी जैसे एक तो क्रम संख्या हो गया, एक कॉलम, एक पाठ का नाम क्या हो गया, पाठ का नाम एक हो गया ये, एक हो गया लेखक का नाम। ये आपको एग्जाम से आधा घंटे पहले देख के जाना, लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ की विधा यानी पाठ की विधा क्या है, ठीक है, और मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता या विशेष विवरण। ठीक है, मुख्य विशेषता या विशेष विवरण कुछ भी, ये कॉलम होना चाहिए, एक पेज पे ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए। इसे आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको शानदार वाला कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे, जैसे मान लो कोई पार्ट है 1 नंबर, अब इसमें पार्ट है मंगलेश डबराल, कौन सा है, मंगलेश डबराल, आपने लिख लिया मंगलेश डबराल। इनकी जन्म मृत्यु आपको साथ में लिख लेनी है। ठीक है, जन्म मृत्यु भी आपको यहाँ साथ में लिख लेनी है। पाठ का नाम मंगलेश डबराल, और सॉरी हमने इधर लिख दिया ना, चलो कोई नहीं, आप समझ जाना, ये इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। ठीक है, लेखक का नाम मंगलेश डबराल है, इनकी जन्म मृत्यु भी आपको यहाँ लिखनी है। पाठ का नाम क्या है, संगीतकार। सीधा क्वेश्चन आता है कि संगीतकार के लेखक कौन है, मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल के का पाठ कौन सा है, संगीतकार, आपको बता रहे हैं। इस पाठ की विधा क्या है, तो विधा तो ये काव्य है, ये जो पद्य वाला है ना वो तो काव्य या कविता है करीब करीब। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है इसमें, अगर कोई आपको ऐसा लगे जो मुख्य विशेषता है, इनको कोई पुरस्कार मिला है या कुछ और मिला है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे इनकी एक पत्रिका थी अमृत प्रभात, मुझे याद आ रहा है, अमृत प्रभात, तो पत्रिका का नाम अमृत प्रभात आपने लिख दिया। कुल मिलाकर जो विशेष विवरण है वो आपको सारे कवियों का लिखना है, जितने भी आपके पाठ है। भाई 20 पाठ से ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो 2 नंबर ऐसे करके पूरा एक चार्ट बन जाएगा। ये चार्ट आप जब परीक्षा देने जाओ ना, सेंटर के बाहर आपको ये एक बार पढ़ के जाना है, फिर आप एग्जाम देना, आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है साथियों, और ये चीज तो हो गई। एक बात मैं और कर लेता हूँ यहीं पर, एक आपके गद्यांश और पद्यांश आता है। क्या आता है, गद्यांश और पद्यांश आता है। मान लो पद्यांश आता है तो उसमें आपको 3 हिस्सों में बांट के लिखना है उसको। जैसे कोई पद्यांश आ गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ, यही आ गया मान लो, कुछ गायक चट्टान जैसे बारिश स्वर का साथ देती, वे आवाज सुंदर कामती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वे अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये पंक्ति आ गई कि उपर्युक्त पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या करो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपको व्याख्या हमेशा 3 टुकड़ों में करनी है। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। पहले आपको लिखना है प्रश्न, क्या लिखना है, प्रश्न, 2 लाइनें खींचनी है, डॉट डॉट करना, ऐसे जमा के लिखोगे ना तो उनको लगेगा अंदर आपको नहीं भी पता है, फिर भी एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चों को सारी चीजें आ रही है। अगर प्रश्न अच्छा लिखा आपने तो आपको पूरी की पूरी संभावना रहती है कि पद्यांश या गद्यांश में पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश जो भी हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक पाठ्य पुस्तक क्षितिज क्षितिज से ली गई है, क्षितिज से ली गई है, जिसके लेखक
जिसके लेखक, जो मैंने अभी पंक्ति बोली मंगलेश डबराल की थी, ठीक है ना, जिसके लेखक मंगलेश डबराल है। कुल मिला के जिसकी पंक्तियां हो, जिसकी कविता हो, उनका लिखना। जिसके लेखक मंगलेश डबराल हैं, मंगलेश डबराल हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने, कवि ने संगीतकार की, कवि ने संगीतकार की भूमिका का, भूमिका का वर्णन किया है, संगीतकार की भूमिका का वर्णन किया है। तो ये हो गया प्रसंग आपका। तो हमेशा आपको देखो प्रसंग में क्या है, एक तो कवि किताब का नाम लिखना, भाई पंक्तियां कहाँ से ली गई है, फिर कौन से पाठ से ली गई वो भी लिख देना आप। जैसे हमने संगीतकार यहाँ लिख दिया, आप ऊपर भी लिख सकते थे कि जिसके लेखक मंगलेश डबराल है, या ऐसे लिख सकते हो प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संगीतकार से ली गई है, जिसके लेखक मंगलेश डबराल है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संगीतकार की भूमिका का वर्णन किया। मैंने शॉर्ट में लिखा, ऐसा में सोचना कि दिख नहीं रहा, तो आपने जो मैंने बोला उस पर आपको गौर करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना, प्रसंग लिखना चाहिए, गद्यांश आ जाए चाहे पद्यांश आ जाए, जहां से हो वहां से ये चीजें आपको लिखनी है। फिर आपको करनी है क्या, व्याख्या, व्याख्या, व्याख्या होगी, व्याख्या होगी। व्याख्या में अब इसकी विस्तृत चीजें लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक मंगलेश डबराल कहना चाह रहे हैं कि मुख्य गायक का जो साथ देते हैं, मतलब कोई भी आपके गद्यांश आ जाए, कोई भी पद्यांश आ जाए, उनके बारे में कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि ऐसे घुमा फिरा के आपको बड़ा सा लिखना है, ठीक है। ये हो गया। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, विशेष। क्या लिखना है, विशेष। विशेष में क्या लिखोगे आप, कोई अलंकार का प्रयोग हुआ इन पंक्तियों में तो लिखोगे, उस अलंकार का नाम लिख दो, कोई छंद है उसका लिख दोगे, नहीं तो सीधा लिख देना कुछ भी नहीं है कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सीधी है, सरल है और भाषा समझने योग्य है। इसमें इस पद्यांश में कवि ने संगीतकार की भूमिका की चर्चा की है। कुल मिला के ये 3 हिस्सों में आपको चीजें लिखनी है, चाहे गद्यांश आ जाए चाहे पद्यांश आ जाए। पद्यांश यानी कविता वाली व्याख्या और गद्यांश यानी गद्य वाली व्याख्या। तो 3 हिस्सों में आपको बांट के लिखनी है। प्रसंग लिखना पहला, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है, ठीक है साथियों। तो करीब करीब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और अब अपने वो है अभी कौन सा गद्य वाले पाठ हम देखेंगे। तो सबसे एक चीज और देख लो आप, जैसे एक क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को पता नहीं, काफी जनों को एक क्वेश्चन कोई आता है तो आपने पता नहीं नंबर कहाँ लगा दिए। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने नंबर सही से नहीं लगाए, आंसर सही करा लेकिन नंबर सही नहीं लगाया। तो मैं आपको और बता दूं, जैसे ये कॉपी है, क्या है, ये है कॉपी, ये कॉपी है, एक लाइन यहाँ आती है, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को आपको नंबर यहाँ लगाना है, नंबर लगा दिया क्वेश्चन का, फिर आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पर उत्तर या आंसर जो भी है। अब एक में कई बार 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक के अंदर 5 क्वेश्चन है, पहला यहाँ लिखना आपको एक नंबर, फिर उसका आंसर यहाँ लिखना है। फिर दूसरा है, बार बार उत्तर मत लिखना, बोले समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने क्वेश्चन नंबर लगा दिया, ये इसके ये उत्तर है। 2 का उत्तर यहाँ लिख दिया, 3 का उत्तर आपने यहाँ लिखा, 4 का उत्तर यहाँ लिखा, 5 का उत्तर यहाँ लिखा, ठीक है। ये मान लो एक में 5 क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ लगाने हैं दूसरे क्वेश्चन के, ठीक है। फिर उत्तर लिखना है, क्या लिखना, उत्तर। वो सेम है, फिर सेम ही तरीका है, देख लो। इसमें मान लो एक क्वेश्चन है तो एक का यहाँ लिख दिया, दूसरे का उत्तर यहाँ लिख दिया, तीसरे का यहाँ लिख दिया, एक का यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथा का यहाँ और 5वें का यहाँ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो ऐसे आप लिखोगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा भी आपने आंसर किसका लिखा है। अब कई बच्चों ने आंसर अच्छा लिखे लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसका आंसर है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हो सके तो सारे क्वेश्चन आपको क्रम से करने हैं बोर्ड में, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां कर लिया, छठा कर लिया। कोई नहीं, आपको नहीं आए तो आप नंबर लगा के जगह छोड़ दो। आपको पता है भाई ये इतने लाइनों में आ जाएगा, तो नंबर लगा के जगह छोड़ दो। इससे आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन ये आपको फॉलो जरूर करना है, अनिवार्य रूप से फॉलो करना है, ठीक है साथियों। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए इन नोट्स की, तो हम एक बार रिवीजन कर ले तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो अब हम देखेंगे आपके गद्यांश वाला पोर्शन, ठीक है साथियों। इसका एक वीडियो और बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।